हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का हम लोग पहले पार्ट देख चुके हैं और ये हो सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसे हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स हम लोग लिए हैं, ये टॉपिक्स जो है, ये जो चैप्टर का नाम है आप लोग को पता ही है। जो चैप्टर है ये क्या है, जलवायु है, जलवायु। ठीक है, ये जलवायु। और चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो क्या है, भारतीय मानसून। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून क्या है, इसे हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत की जो जलवायु होती है, ये मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ये किससे प्रभावित होती है? पवनों से, मानसूनी पवनों से। ठीक है, ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। जब बाहर से वो लोग आए थे तो सबसे पहले यहाँ का जो मानसूनी है, उस मानसूनी पर वो लोग पहले ध्यान दिए थे कि किस तरह का यह मानसून है। ठीक है, पवन तंत्र की दशा उलट जाने का उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। और यह जो दशा था पवन का, यह तंत्र क्या हो गया, उसका दिशा उलट गया। जब यह दिशा उलट गया तो फिर उन लोगों को इससे फ़ायदा होने लगा। इससे उन लोगों को क्या होने लगा, फ़ायदा होने लगा। चूँकि उनके जहाज़ पवन के प्रवाह से दिशा पर निर्भर करते थे, और जो वो लोग जहाज़ में आते थे तो जहाज़ का जो दिशा जो कि पवन से ही रिलेटेड होते थे। ठीक है, पवन से ही रिलेटेड होते थे। तो चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते थे, और अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दे दिया। उसने इसका नाम क्या दे दिया, मानसूनी दे दिया। तो हम लोग मानसून से रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग को देख पा रहे हैं, ये इस मौसम में देखिए बारिश हो रहा है। इधर जो खेती आप लोग को दिख रहा है, ये कैसा हरा भरा है, ये रास्ते में कैसा पानी जमा हुआ है, तो आप लोग इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये मानसूनी का आगमन, जो स्टार्टिंग अवस्था में मानसूनी आता है वही होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। इसमें रहता है 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में ये स्थिति जो है रहता है। मानसून जो होती है, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। ये तथ्य क्या है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। और नंबर में दिया हुआ है, देखिए, स्थल तथा जल के मार्ग ठंडे होने में क्या होती है, विभेदी होती है, और इस प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निर्भर दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब वाले बन जाता है। तो जब ये इस तरह से दाब उत्पन्न होता है तो इसके आसपास क्या हो जाता है, समुद्रों के ऊपर उच्च दाब होता है। ठीक है, उष्ण, देखिए उष्ण जो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत शीतोष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों की स्थिति मांग की ओर खिसक जाती है। तो यह विषुवतीय गर्त जिसे हम लोग कहेंगे, इससे प्राय लगभग इस तरह से प्राय होता है, और विषुवतीय वृत्त का 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे हम लोग मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग 100 में पढ़ेंगे। तो 100 में दिया हुआ है, देखिए 100 में क्या दिया हुआ है कि हिंद महासागर में डेटागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र जो है ये होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
इसका जो होती है, और इस उच्च दाब वाले जो क्षेत्र होती है इसकी स्थिति तीव्रता भारतीय मानसून पर प्रभावित करती है। इस क्षेत्र में जो होती है तो भारतीय जो मानसून होती है वो ज़्यादातर प्रभावित यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के उष्ण समुद्री तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का यह निर्माण करता है। उच्च दाब का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इधर में है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीपीयों के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का जो प्रभाव है ये धीरे धीरे उसमें होता रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। हम लोग उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसे कहेंगे? जैसे ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ क्या होता है? निम्न दाब मतलब दाब जो है उतना जो उसका चाप है ये उतना चाप से नहीं होते, वहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। मतलब दोनों समांतर लगभग होती है, लेकिन उसके साथ ही सूर्य का जो अभिसारी गति होती है उसके साथ साथ उत्तर और दक्षिण में क्या होता है? ये धीरे धीरे खिसकता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसे देखते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों का ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तित भी मानसून को प्रभावित करती हैं। उसमें जब दाब अवस्था में जो दाब मानसूनी में जो परिवर्तन होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। सामान्य तो जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तो यह हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब एक तरफ अगर उच्च दाब होता है तो दूसरी तरफ निम्न दाब होता है। महासागर में ये पूर्वी भाग में उच्च होता तो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न होता। लेकिन क्या होता है? देखिए इसमें कुछ विशेष वर्षा जो होती है, इसमें कुछ विशेष वर्षा जो होती है वो ये वायु दाब की स्थिति को विपरीत हो जाती है। इसमें वायु दाब की जो स्थिति होती है ये विपरीत मतलब उल्टा साइड से ये होता है। ठीक है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर जो पूर्वी प्रशांत महासागर है इसके ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और दाब की अवस्था में इसे निर्णायक कालीन परिवर्तन को दक्षिणी आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं और यह जाना भी जाता है। डार्विन उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर के जो होते हैं वो 12 डिग्री 30 फुट दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिणी बाई 149 डिग्री पश्चिमी की दाब के कारण अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होता है औसत में कम। अगर दाब का औसत हम लोग देखेंगे ये माइनस में निकलेगा, मतलब ऋणात्मक होती है, तो इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे? इसका अर्थ हम लोग ये समझेंगे कि उसका जो औसत है ये कम है, औसत जो है कम है। विलंब से आने वाला मानसून जो लेट में आता है मानसून, तो वो एल नीनो दक्षिण आंदोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है। क्या है? गर्म समुद्री जल धारा है ये। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग देखेंगे। चलिए, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5
डिग्री वर्षा के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, तो दाव की जो अवस्था होती है ये परिवर्तन का संबंध एन एल नीनो से है, और यह इसीलिए इस परिघटना को एनसो एल नीनो दक्षिण आंदोलन कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग देखेंगे ऋतुएं। ये ऋतु क्या है? ये ऋतु जो होती है, ये ऋतु बहुत ही हमारे जो स्थिति होती है तो इसमें ऋतु का जो भूमिका है ये बहुत बड़ा है। ऋतु का भूमिका क्या है? बहुत बड़ा है। तो चलिए इसे देखते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के जो आंतरिक भाग होते हैं इसमें परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। देश में जो आंतरिक भाग है इसमें बहुत ज़्यादा ये परिलक्षित हम लोग को यानी कि देखने को मिलता है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। जो तटीय इलाका होते हैं ना, इस तटीय इलाकों में क्या होता है, देखिए इस तटीय इलाकों में जो क्षेत्र होती है ये तापमान बहुत अधिक भिन्न नहीं होता है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रतिरूप में भिन्नताएं होती है, तो आप अपने क्षेत्र के कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ये भारत के मुख्य 4 ऋतुओं का पहचान किया जा सकता है। वो ये शीत ऋतु, जो शीत ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, और क्या है, कुछ क्षेत्र में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्र में विविधता के साथ मानसून के आगमन का भी वापसी का जो रूल है ये होता रहता है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण जो है ये किस तरह से होता है इसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों में क्या होता है एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जो हम लोग पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत में हम लोग अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत क्या होता है, देखिए ये कौन कौन सा राज्य होता है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो एक बार हम लोग मैप बना के थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि कौन सा कहाँ है। थोड़ा बहुत जैसे तैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो 60 से कम वर्षा होती है, और ये हिस्सा जो हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, ये हिस्सा हो गया जो 400 सेंटीमीटर, परसेंटेज नहीं है। ठीक है, सीएम है, ये सीएम है, सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इधर 60 से कम होती है, वहाँ 400 से ज़्यादा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में यह सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होते हैं? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के विशेष हिस्से में वर्षा की मात्रा जो होती है ये मध्यम रहती है। जैसे हिमपात हिमालय क्षेत्र तक की ही सीमित रहती है। हमारे इधर कभी आप लोग हिमपात को देखे हैं? इधर हिमपात होता ही नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ हिमपात हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्ष की मात्रा में भिन्नता होती है, और यह वर्षा की विषमता में निम्नलिखित वर्षा में लाभ का क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उसमें बाढ़ आ जाता है, जब वर्षा नहीं होती है तो उसमें सूखा पड़ जाता है। ये बाढ़ और ये सूखा।
वर्षा ज़्यादा होंगे तो बाढ़ आएंगे, यदि वर्षा नहीं होंगे तो सूखा की स्थिति पैदा होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मानसून एकता का परिचायक। ये मानसून एकता का परिचायक क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। आप पहले से कुछ पढ़ चुके हैं कि आप हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीपों की रक्षा करता है और इसके कारण अपेक्षाकृत ऊर्जा आकांक्षाओं के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो हिमालय अत्यंत ठंड है और यह उत्तर में है और यह हमारे जो भारत है इसमें बहुत प्रभाव फैलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे देश में बहुत ऐसा जगह है जो आप लोगों को गर्मी जो है बहुत यहाँ लगता है, बहुत गर्मी लगता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्री के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। और तीनों तरफ अगर हम लोग इस जगह की बात करेंगे, इस जगह की ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये जगह का अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, पानी पानी इधर सब पानी है। तो पानी रहने के कारण मतलब ना ही ठंडा है और ना ही गर्मी है अधिक, दोनों नॉर्मल हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय में मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन ये अंतर होने के कारण भी हम लोग को जो मिलता है ये अंतर बहुत कम मिलता है, परंतु फिर भी भारतीय जो प्रायद्वीपीय मानसून की एकता का प्रभाव है यह बहुत ही स्पष्ट है। और पवन की दिशाओं में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, और पवन की दिशाओं में ऋतु का हम लोग के यहाँ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। पवन की दिशा में ऋतुओं का अनुसार परिवर्तन होता रहता है और उससे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है और वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण होती है। और संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके बीज तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इसके त्योहार उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे मानसूनी लय के आधार पर हमारे यहाँ रीति रिवाज भी बंधे हुए हैं। हम लोग जो पर्व त्यौहार मनाते हैं ये भी मौसम के आधार ही हम लोग इसे पालते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक के संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि आने की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब हमारे देश में मानसून आएगा, हम लोग खेती करेंगे, हम लोग जो पानी तरसते हैं ये भी हम लोगों को अच्छे से मिलेगा, ये हम लोग करते हैं। और मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करने में कृषि प्रक्रिया को तेज लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। और नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है और इसे भी एक नदी घाटी इलाका के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब चारों तरफ एक साथ मिलजुल कर जो ये काम करता है ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और सभी संपूर्ण देश को एक सूत्र में क्या करता है, बांधता है। तो यही जो चौथा नंबर जलवायु से संबंधित हम लोग का चैप्टर था ये ख़त्म हुआ। और ये दूसरा पार्ट में हम लोग ख़त्म किए। तो जो स्टूडेंट नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग अपना दोस्त को शेयर करें और एक लाइक आप लोग ज़रूर करें, ताकि आने वाले जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें करने का थोड़ा मन में थोड़ा उत्साह होगा। तो ये आप लोग ही उत्साह दे सकते हैं, दूसरा लोग नहीं देगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि और इस तरह का वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सक्षम महसूस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू।